डे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं न्यूरॉन्स के बारे में कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है नर्वस सिस्टम का। यानी अगर हम देखें तो नर्वस सिस्टम एक सेल से मिलकर बना होता है जिसको न्यूरॉन कहते हैं या जिसको नर्व सेल्स कहते हैं। और वो नर्व सेल्स वो क्या बनाते हैं, वो नर्वस टिश्यू बनाते हैं और वही नर्वस टिश्यू वो नर्वस सिस्टम की इकाई होती हैं। यानी जो सेल्स हैं, जो बेसिक यूनिट हैं नर्वस सिस्टम का, तो उसको न्यूरॉन कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन्स, या उनकी डेफिनेशन ये भी की जा सकती है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल, ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल हैं। जैसे नॉर्मली सेल होता है जो कि इसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह वो ये जो सेल है ये भी इसी तरह का सेल है जो कि स्पेशलाइज्ड है। और स्पेशलाइज्ड का मतलब ये है कि इनका बॉडी के अंदर एक खास काम है और वही खास काम ये है कि मैसेजेस को इम्पल्स की सूरत में लेगा और वही इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेगा और एक रिस्पॉन्स शो करेगा एनवायरनमेंट को। तो इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन। मेक द नर्वस सिस्टम, ये क्या बनाता है, ये नर्वस सिस्टम को बनाता है। अब नर्वस सिस्टम की दो अकसाम है, एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और दूसरे को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं कि इम्पल्सेस को ये रिसीव कर लेते हैं और फिर उसकी एनालिसिस करते हैं और इफेक्टर रीजन तक पैगाम को दोबारा अहकाम की सूरत में ये तश्कील देते हैं और इन्वायरमेंट को ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसी तरह जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तो वो पेरिफेरल न्यूरॉन पर मुश्तमिल है। यानी बॉडी के तमाम बॉडी के इर्द गिर्द पार्ट्स पर जो नर्वस सिस्टम मौजूद हैं और वो साइड वाइज पेरिफेरल रीजन के अंदर हैं तो उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है उसको कहते हैं न्यूरॉन। इसके साथ ये जो न्यूरॉन होते हैं ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। लेकिन ये अकेले नहीं होते, इसके साथ और भी नॉन न्यूरॉन सेल्स मौजूद होते हैं जिसको न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं। और वही न्यूरोग्लियल सेल्स उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि न्यूरॉन बेहतरीन तरीके से काम कर सके और बेहतरीन तरीके से मैसेजेस को एक जगह से लेकर दूसरी जगह इसको ट्रांसमिट करे। इट प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिएंट्स टू न्यूरॉन। ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन को। ये एक सिंपल सा डायग्राम मैंने ड्रॉ की है। इट इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन जिसमें 3 रीजन बेसिकली आपको नजर आएंगे। एक को डेंड्राइट्स बोलते हैं जो कि इसी तरह एक्सटेंशन और इसी तरह ब्रांचेस का स्ट्रक्चर ये होता है तो इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। और इसके जो बिल्कुल सेंट्रल कैविटी सी आपको नजर आ रही होगी इसको कहते हैं सेल बॉडी। और इस सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स और डिफरेंट जो न्यूक्लियस वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। और इसी तरह एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इनसे एराइज हुआ होता है कि जिसको एक्सॉन बोलते हैं और वो एक खास जगह पर खत्म हुआ होता है जिसको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। और साथ में इसके अंदर जो सेल बॉडी होती है इसके अंदर न्यूक्लियस, राइबोसोम्स और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स उसके अंदर मौजूद होती हैं। पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरॉन की न्यूरॉन्स के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं डेंड्राइट्स के बारे में। डेंड्राइट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम डेंड्रॉन, एक लैटिन जबान का एक वर्ड है डेंड्रॉन जिसका मतलब है ट्री। यानी इट्स जस्ट लाइक ट्री, आप यहाँ पर देख सकते हैं इट इज जस्ट लाइक ए ट्री ब्रांचेस, जिसमें ट्री से भी बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए होते हैं। तो न्यूरॉन इज आल्सो जस्ट लाइक ए ट्री, सो देयरफॉर द साइटोप्लाज्मिक extension or the soma extension
of the neuron is called dendrites. They are multiple in neuron. बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि they are numerous in number, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में ये मौजूद हैं और ये बहुत सारी हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूरॉन, इस न्यूरॉन के अंदर जो डेंड्राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और एक्सान एक ही है। इट्स साइनेप्स विद मल्टीपल्स ऑफ अदर न्यूरॉन, ये बहुत सारे अदर न्यूरॉन्स के साथ इंटरकनेक्टेड हो चुके होते हैं। यानी यहाँ पर जो अदर न्यूरॉन्स होते हैं उसके जो एक्सान के टर्मिनल्स होते हैं वो इसी तरह यहाँ उनके साथ कनेक्टेड होते हैं और ये बहुत सारे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बना लेते हैं और इस कनेक्शन के नतीजे में वो अदर न्यूरॉन से या सेंसरी न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं तो उनसे ये मैसेजेस को रिसीव करते हैं। मैसेजेस के रिसीव करने के बाद ये सेल बॉडी को ये देता है और वही सेल बॉडी पर एक्सान को देता है और इस एक्सान के टर्मिनल के यहाँ पर बहुत सारे और न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं, कनेक्शन मौजूद होती हैं और इसी तरीके से नर्व इंपल्स वो एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के अंदर मूव करते हैं। इट इज द रिसीवर्स ऑफ इम्पल्सेस, यानी ये रिसीव करते हैं इम्पल्सेस को। यहाँ ये इसी तरह इम्पल्स को रिसीव कर लेता है और फिर इसके बाद ये सेल बॉडी इसको रिसीव करता है और इस सेल बॉडी से फिर यहाँ एक्सान को रिसीव हो जाती हैं और वही एक्सान यहाँ पर एक्सान टर्मिनल को पहुंच जाती हैं और फिर यहाँ इसके बाद जो अदर कनेक्शंस होते हैं न्यूरॉन्स के तो उसके डेंड्राइट इस मैसेज को रिसीव कर लेते हैं। तो इस तरीके से नर्व इंपल्स वो ट्रेवल करता है, यानी डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करता है, फिर सेल बॉडी को देता है, सेल बॉडी से एक्सान ले लेता है और इसी तरीके से ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स या मैसेजेस इसी तरीके से वो आगे चल पाती हैं। जरूरी नहीं कि इसी तरह का पैटर्न हो, लेकिन मोस्टली इस लेवल पर हम पढ़ेंगे तो ये वाला पैटर्न वो मोस्टली जो इंपल्स को कैरी किया जाता है तो वो इस तरीके से कैरी होता है। ब्रांच एक्सटेंशन ऑफ न्यूरॉन, जो डेंड्राइट्स है इट इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ न्यूरॉन। इस स्पाइनल लूप, यहां पर आप देखिए ये बिल्कुल स्पाइनल लूप को शो कर रहे हैं। इट कंडक्ट नर्व इंपल्सेस टुवर्ड सेल बॉडी, ये नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जाता है। डेंड्राइट एक जो डेंड्रॉन है इसको सिंगल फाइबर कहते हैं, यानी ये एक सिंगल फाइबर से मिलकर बने हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी एक डेंड्रॉन नहीं है बल्कि बहुत सारी डेंड्राइट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल फाइबर्स के सेल्स वो इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे मल्टीपल फाइबर्स वो क्या बनाते हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स बनाते हैं जो कि बहुत सारे डेंड्राइट्स बहुत सारे मैसेजेस को रिसीव करेंगे। इट इज साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऑफ द सोमा, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं किसका, सोमा का, यानी सेल बॉडी का, जो कि सेल बॉडी की साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है और इसी तरीके से बहुत सारे डेंड्राइट्स वो बन पाते हैं। न्यूरॉन का दूसरा जो स्ट्रक्चरल बॉडी है इसको सेल बॉडी कहते हैं और इट इज द बायोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, यानी इसके अंदर बहुत सारी बायोसिंथेटिक प्रोसेस हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत सारी चीजों की तोड़ फोड़ होती हैं, बहुत सारी चीजें मिलते हैं और एक इनदर यानी उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड द बायोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इसको कहते हैं न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल एनर्जी की प्रोडक्शन होती है और वही एनर्जी नर्व इंपल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। इट कंटेन्स ऑर्गेनेल्स, यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, जैसे गोल्गी बॉडीज मौजूद हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल इसके अंदर मौजूद हैं। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द न्यूरॉन, जो सोमा है, जो सेल बॉडी है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द न्यूरॉन सेल, यानी उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होगी। सो देयरफॉर इसको कहेंगे बायोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द न्यूरॉन और इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होगा, यानी बहुत सारी चीजें वो मिलेंगे और एक बड़े मॉलिक्यूल को बना लेंगे या एक बड़ा मॉलिक्यूल लगेगा और वो टूटेगा और इस टूटने के नतीजे में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे और इसी तरीके से एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, क्योंकि इसके अंदर अपनी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल क्या करेगा कि एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा और वही एनर्जी इस्तेमाल होगी न्यूरो इंपल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में।
सेल बॉडी के अंदर एक खास तरह की बॉडी, एक खास तरह का ग्रेन्यूल और एक खास तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको कहते हैं नेजल बॉडी। और ये नेजल बॉडी राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus टू फॉर्म अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्रैन्यूल्स। और इस स्पेशल ग्रैन्यूल्स को कहते हैं नेजल ग्रैन्यूल्स। ये कॉम्बिनेशन है, यानी बहुत सारे कौन कौन सी चीजें मिलते हैं, राइबोसोम्स मिलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus मिलते हैं और कलेक्टिवली एक खास तरह का एक बॉडी बनाता है सोमा के अंदर या सेल बॉडी के अंदर के, जिसको कहते हैं नेजल बॉडी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा ये इससे अलहदा की है, ये सोमा है और इस सोमा के अंदर जो कलेक्शन है राइबोसोम का और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और साथ में गोल्गी apparatus का, तो उसको नेजल बॉडी कहते हैं। और इनका जो फंक्शंस हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस हैं, यानी ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। वही प्रोटीन पे स्ट्रक्चर प्रोटीन भी हो सकते हैं और फंक्शनल प्रोटीन भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। सेल बॉडी कैन रीजनरेट देयर डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो अपनी डेंड्राइट्स को और अपनी एग्जान को दोबारा रीजनरेट कर सके, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सेल बॉडी है इट इज कॉल्ड द बायोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो इसमें ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो मेटाबॉलिज्म भी कर सके और इस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ये अपनी जो रीजनरेशन का प्रोसेस है, जो कुछ भी यहाँ पर मिसाल के तौर पर कोई जख्म आया या किसी डेंड्राइट्स का कोई एक्सॉन का पार्ट कट हो गया, तो वो उसके अंदर जो सेल बॉडी है इसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि दोबारा से इसको रीजनरेट कर सकें। कैन नॉट फर्दर डिवाइड आफ्टर मेच्योरेशन। एक दफा जब डेंड्राइट्स, एक्सॉन और ये न्यूरॉन अपनी मेच्योरेशन को पहुंच जाए तो फिर इसके अंदर कोई किसी भी किस्म की डिवीजन की एबिलिटी बरकरार नहीं रहती। हमने से पहले पढ़ा था कि बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जिसके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी मौजूद होती है, जो कि हर वक्त डिवीजन डिवाइड होते रहते हैं और इसके डिवाइडिंग के नतीजे में डिफरेंट मॉड्स ऑफ सेल्स वो ऑर्गेनिजम्स को एड होते हैं। लेकिन दूसरी जानिब उसी तरह के सेल्स भी होते हैं जो कि जिनके अंदर कोई किसी भी किस्म की डिवीजन की एबिलिटी मौजूद नहीं होती और इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स, उसको कहते हैं मैच्योर्ड सेल्स। तो ये भी जो न्यूरॉन है, ये जो सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है, ये भी जब एक दफा अपनी मैच्योरेशन को पहुंच जाए तो फिर इसके अंदर कोई किसी भी किस्म की डिवीजन की एबिलिटी बरकरार नहीं रहती और ये अपनी डिवीजन की एबिलिटी खो जाते हैं। सो अगर इसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी नहीं है सो इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स। In all the specialized cells don't have the ability to be divide, it's don't have the ability to aid different modes of cells to organism। इसके अंदर कोई किसी भी किस्म की कैपेबिलिटी डिवीजन की वो नहीं रहती। साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन न्यूरोफाइब्रिल्स। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस भी सेंट्रल न्यूक्लियस मौजूद है जो कि रेगुलेट करता है ऑल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो ये भी सेल बॉडी या सोमा के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एक्सॉन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सॉन इट इज अ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऑफ द सेल बॉडी, यानी ये सेल बॉडी का साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है। एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ सेल बॉडी से एराइज हुआ है और एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं एक्सॉन। इट कंटेन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी इसके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, साथ में माइक्रोफाइब्रिल्स भी मौजूद हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद हैं। इनका काम क्या है? इट कैरीज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स अदर न्यूरॉन्स, मसल्स और ग्लैंड। इनका काम है कि ये सेल बॉडी से मैसेजेस को और इंपल्सेस को रिसीव करे और इसको अवे फ्रॉम सेल बॉडी ले जाए, जहां यहां पर उनके साथ बहुत सारे और जो न्यूरॉन्स अटैच हो उन तक उनको पहुंचाया जाए, या अगर यहां पर मसल्स अटैच हैं तो वो पैगाम उन तक पहुंचाए, या अगर यहां पर ग्लैंड्स हैं तो उस तक वो मैसेजेस को और इस इंपल्सेस को, न्यूरो इंपल्सेस को पहुंचाया जाए।
इट इज अ सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि सेल बॉडी से ये अराइज हो चुका है। हैव सेल्स कॉल्ड श्वान सेल, यहाँ पर एक मखसूस किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जिसको श्वान सेल्स कहते हैं, और इनका काम ये है कवर्ड बाय फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीट। और ये जो श्वान सेल है ये क्या करते हैं, ये एक शीट को बना लेते हैं जिसको माइलिन शीट बोलते हैं, जो कि एक फैटी लेयर होता है, जो इंसुलेटर होता है नर्व इंपल्सेस का। थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है इसको एक्सोलेमा कहते हैं। लेमा मींस लेयर, यानी एक्सान के इर्द गिर्द जो सेल मेम्ब्रेन मौजूद है तो इसको कहते हैं एक्सोलेमा। और यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म भी नजर आएगा तो इसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सान इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। और जहां से सेल बॉडी से ये एक्सान शुरू हो चुका है तो इसको कहते हैं एक्सान हेलॉक। इसको कहते हैं जो मिड वाले रीजन है एक्सान सेल्फ कहते हैं। और यहाँ पर एक माइलिन शीट्स मौजूद होता है जो कि एक फैटी लेयर होता है जो कि प्रोड्यूस करता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द श्वान सेल। और सबसे जो आखिर वाले रीजन है एक्सान का, इसको एक्सान टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल मींस आखिरी मकाम, आखिरी पोजीशन। और यहाँ पर टर्मिनल बटन्स मौजूद होते हैं, जो कि टर्मिनल बटन्स का काम ये है कि दूसरे नर्व्स के साथ ये अटैच हो, या मसल्स के साथ ये अटैच हो, या फिर ग्लैंड्स के साथ ये अटैच हो, और वही न्यूरॉन के पास जो मैसेज है वो उस तक वो कन्वे करें। तो मिसाल के तौर पर यहां अगर एक इंपल्स है सेल बॉडी के अंदर तो वो यहां आ जाएगा, लेकिन यहां पर जो श्वान सेल है जो कि फैटी लेयर है, माइलिन शीट उसने बनाया है, तो इससे जो नर्व इंपल्स है इससे मूव नहीं कर सकता, ये इंसुलेटर है नर्व इंपल्सेस के लिए। तो क्या होता है कि जंपिंग की सूरत में ये वाला नर्व इंपल्स यहां आ जाएगा, फिर यहां दोबारा फैटी लेयर है, श्वान सेल है, यहां पर क्या है माइलिन शीट है, तो इनसे ये नर्व इंपल्स नहीं गुजर पाता, तो ये यहां से जंप करके इधर आ जाएगा, फिर यहां से जंप करके इधर, और इसी तरह सल्ट्रेटरी मूवमेंट की सूरत में ये नर्व इंपल्स यहां आखिरकार यहां पर जो एक्सान टर्मिनल है इस तक पहुंचाएगा। फिर ये वाला नर्व इंपल्स क्या रिसीव करेगा, इट इज रिसीव्ड बाय द टर्मिनल बटन। और इस तरीके से यहाँ पर अगर मसल्स हैं तो मसल्स को ये पहुंच जाएगा, और अगर यहाँ पर ग्लैंड्स हैं, और अगर यहाँ पर ग्लैंड्स नहीं है, न्यूरॉन है, अदर न्यूरॉन है, तो उसके डेंड्राइट्स को ये मैसेज और ये नर्व इंपल्स रिसीव हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारी सारे बॉडी के अंदर जो पैगामात हैं इस सूरत में वो पहुंच जाता है। जरूरी नहीं है कि हर न्यूरॉन के एक्सान के ऊपर ये वाला श्वान सेल हो और इसी तरह माइलिन शीट हो, फैटी लेयर हो, लेकिन जो बड़े न्यूरॉन है जिसने ज्यादा फासला तय करना होता है, तो उसके जो न्यूरॉन होते हैं उसके अंदर बड़े बड़े एक्सान्स मौजूद होते हैं, ताकि बड़े से बड़े फासला को आसानी के साथ तय कर सकें, और जंपिंग की सूरत में ताकि जो नर्व इंपल्स हैं वो ज्यादा स्पीड के साथ उसका गुजराव हो, और इसी तरीके से स्पीड के साथ नर्व इंपल्स एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाया जा सके।